आज की कहानी हमें ले चलती है भविष्य के जापान में, जहां तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लोगों के पास खाने, पहनने, जीने की कमी नहीं रही। कमी रही तो बस एहसासों की, स्पर्श की, साथ की। और उसी कमी को बेचने के लिए एक बड़ी कंपनी ने बना डाला एक पुरुष हमशक्ल रोबोट। इतना असली कि इंसान और मशीन के बीच की रेखा लगभग मिट जाए। उसका मकसद साफ था, लोगों की निजी, छिपी और अनकही इच्छाओं को पूरा करना। बाजार में आते ही ये चीज हाथों हाथ बिकने लगी, लेकिन हर फैक्ट्री में एक खराब टुकड़ा निकल ही आता है। और इस बार जो खराबी हुई, उसने पूरी कहानी को जन्म दे दिया। एक ऐसा मॉडल तैयार हो गया जो बाहर से तो लगभग परफेक्ट था, मगर उसके भीतर वही सबसे जरूरी हिस्सा काम नहीं कर रहा था जिसके लिए लोग उसे खरीद रहे थे। बदकिस्मती से वो मॉडल पहुंचा भी ऐसे ग्राहक के पास जो पहले से ही अपनी दुनिया में कुछ अलग थी। उसने उस मशीन को किसी साधारण जरूरत के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते की एक अजीब, खामोश, खाली जगह भरने के लिए खरीदा था। लेकिन जब उसे मालूम पड़ा कि सबसे अहम चीज ही काम नहीं कर रही, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने उस रोबोट को बिना किसी दया के सड़क किनारे फेंक दिया, जैसे कोई खिलौना खराब निकले तो बच्चा उसे दीवार पर दे मारे। और फिर शहर की भीड़ में नियॉन लाइटों और बेजान चेहरों के बीच वो अधूरा रोबोट भटकता हुआ वहां पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात हुई एक लड़की से। वो लड़की खुद भी जैसे दुनिया से बाहर खड़ी थी। दिन भर सड़क किनारे बैठी रहती, हाथ में दूरबीन लेकर लोगों के चेहरे देखती, उनकी चाल, उनकी आंखें, उनके हाव भाव, जैसे उसे इंसानों में कोई रहस्य ढूंढना हो। तभी उसकी नजर एक अजीब से युवक पर पड़ती है, सफेद कपड़ों में, बिखरे हुए बाल, चेहरे पर असामान्य हरकतें, जैसे दुनिया को समझने की उसकी कोशिश अभी शुरू ही हुई हो। लड़की उसे घूरती है, थोड़ा असहज होती है, और तभी अचानक वो युवक लड़खड़ाकर उसके सामने आ गिरता है, सीधे उसकी गोद में, जैसे कोई बच्चा रास्ता भटककर पहली बार किसी के स्पर्श में ठहर गया हो। लड़की पहले चौंकती है, फिर उसे छोड़ नहीं पाती। शायद क्योंकि वह खुद भी अकेली है, शायद क्योंकि सामने खड़ा ये अजनबी उससे भी ज्यादा टूटा हुआ है, और वो उसे अपने साथ घर ले आती है, या कहें अपने अंधेरे, सीलन भरे दुनिया से कटे हुए ठिकाने में। वो जगह किसी पुराने स्टोर रूम, किसी छोड़े हुए बेसमेंट जैसी लगती है, लेकिन वहीं से दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता शुरू होता है। लड़की उसे साफ करती है, उसके शरीर को पोंछती है, उसके पीछे उकेरे गए शब्द पढ़ने की कोशिश करती है, और जब उसे पता चलता है कि उस मॉडल का नाम पिनोकियो है, तो मानो उसे पहली बार एहसास होता है कि ये कोई साधारण आदमी नहीं, एक बनी बनाई चीज है, एक प्रोडक्ट, एक निर्मित जीवन। लेकिन उसके लिए अब ये सिर्फ मशीन नहीं रहा, ये एक जिम्मेदारी बन गया है, एक साथी, एक बच्चा, एक रहस्य। वो उसे बोलना सिखाने लगती है, चीजें पहचानना सिखाती है, बाहर लेकर जाती है, उसे दुनिया दिखाती है, जैसे कोई माँ पहली बार अपने बच्चे को शहर घुमा रही हो। रोबोट उसके शब्द नहीं समझता, उसके इशारे आधे अधूरे पकड़ता है, उसका चेहरा खाली रहता है, लेकिन उसकी मौजूदगी में धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। इस बीच दूसरी तरफ वो कंपनी हड़कंप में है। जिन लोगों ने खराब मॉडल खरीदा था, वे शिकायत लेकर पहुंच चुके हैं। कंपनी का मालिक, उसके साथ उसके सहायक, सब झुक झुक कर माफी मांग रहे हैं, नए मॉडल देने की बात कर रहे हैं। बस एक ही डर उन्हें खाए जा रहा है, कहीं ये खबर बाहर ना फैल जाए कि उनका उत्पाद बेकार निकला। क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि ये परफेक्ट साथी दरअसल अधूरा भी हो सकता है, तो उनका पूरा कारोबार खत्म हो जाएगा। और फिर शुरू होती है उस दोषपूर्ण रोबोट की तलाश, उसे वापस लाने की नहीं, मिटा देने की। उधर लड़की और पिनोकियो के बीच की दूरी कम हो रही है, लेकिन समझ नहीं। एक दिन लड़की उसे मेट्रो स्टेशन ले जाती है, शायद पहली बार उसे अपने छोटे से अंधेरे संसार से बाहर निकालकर दुनिया की धड़कन दिखाना चाहती है। भीड़, सीढ़ियां, आवाजें, रोशनी, सब कुछ रोबोट की आंखों में अजीब सा उतरता है, मगर बस एक पल की चूक होती है और वो गायब हो जाता है। लड़की उसे पागलों की तरह ढूंढती है, स्टेशन के कोने कोने में, चेहरों के बीच, आवाजों के बीच। और जब थक कर, टूट कर, लगभग रोती हुई घर लौटती है, तो देखती है कि वो पहले से वहां मौजूद है, जैसे कोई जानवर अपने ठिकाने की गंध पहचान कर खुद लौट आया हो। लेकिन अब उसमें कुछ बदल चुका है, उसके भीतर जैसे कोई बंद पड़ा फंक्शन अचानक जाग गया है। लड़की उसे देखकर हैरान भी होती है, असहज भी, और उसी रात दोनों के बीच वो दूरी मिटती है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। मशीन और इंसान के बीच की रेखा पहली बार सिर्फ धुंधली नहीं पड़ती, लगभग टूट जाती है। मगर यही वो मोड़ है जहां कहानी सड़ने लगती है। अगली ही सुबह उस रोबोट का शरीर बिगड़ने लगता है, उसके भीतर से पीला, चिपचिपा, बदबूदार द्रव निकलने लगता है, जैसे उसके अंदर का मैकेनिज्म गल रहा हो, जैसे कोई नकली जीवन अब अपना सच बाहर उगल रहा हो। लड़की सामने बैठी ये सब देखती रहती है,
उसकी आंखों में डर है, घिन है, लेकिन उससे ज्यादा एक गहरा भावनात्मक सदमा है। और फिर धीरे धीरे वही बदलाव उस पर भी उतरने लगता है। वो बीमार पड़ने लगती है, चलते चलते उल्टियां करती है, उसके मुंह से भी वही पीला अजीब पदार्थ निकलता है। समझ नहीं आता ये बीमारी है, संक्रमण है, मानसिक टूटन है या निर्देशक की ओर से हमारी आत्मा पर रखा गया कोई सवाल। लड़की उन सूखे हुए चिपचिपे टुकड़ों को फेंकती नहीं, उन्हें समेटकर वापस घर ले आती है, जैसे वो उस सड़न को भी छोड़ना नहीं चाहती। जैसे प्यार, घिन, निर्भरता और पागलपन अब एक ही चीज बन चुके हों। समय बीतता है और लड़की की मानसिक हालत और भयावह होती जाती है। वो रोबोट को लेकर कूड़े के मैदान तक जाती है, उसके गले में जंजीर बांध देती है, पीछे भारी कबाड़ लटका देती है और उसे घसीटते हुए शहर तक वापस ले आती है। अब उनके बीच स्नेह नहीं, अधिकार है, अपनापन नहीं, कब्जा है। वो उसे खाना नहीं, कचरा खिलाती है। उसकी इंसानियत पर विश्वास नहीं, उसकी गुलामी पर भरोसा चाहती है। दूसरी तरफ रोबोट भी अब वैसा भोला खाली प्राणी नहीं रहा। उसके भीतर भी हिंसा जागने लगी है। वो विरोध करता है, हमला करता है, फिर रुकता है, फिर जैसे किसी अदृश्य आदेश के तहत वापस उसी बेसमेंट में लौट आता है। माँ दोनों के बीच जो कुछ बचा है वो न प्रेम है, न दया, न साथ। वो सिर्फ एक विकृत जुड़ाव है जिसमें एक दूसरे को बचाना भी चाहते हैं और नष्ट भी। आखिरकार लड़की तय करती है कि इस मुसीबत से छुटकारा वही लोग दिला सकते हैं जिन्होंने इसे बनाया है। लेकिन उससे पहले ही पिनोकियो खुद उस फैक्ट्री के दरवाजे पर जा पहुंचता है। कंपनी का मालिक उसे देखकर सहम जाता है। वो उसे बहलाने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं ही तुम्हारा निर्माता हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, चलो वापस चलो। लेकिन ये शब्द सुनते ही कुछ टूट जाता है। जिस मशीन को बनाया गया, इस्तेमाल किया गया, फेंका गया, उसका गुस्सा पहली बार आकार लेता है। वो मालिक पर टूट पड़ता है और जो बाहर आता है वो खून नहीं, कुछ और है। कुछ इतना अजीब कि लगता है जैसे इंसान भी अब सचमुच इंसान नहीं रहे। मालिक मरता है, उसकी सहायिका मरती है और तभी वहां लड़की पहुंचती है। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही, जैसे उसका चेहरा भी उसकी मानसिक हालत की तरह अपनी जगह से निकल चुका हो। वो किसी बीमार सपने की तरह बदल चुकी है। वो रोबोट की ओर हाथ बढ़ाती है, जैसे कहना चाहती हो, चलो वापस घर चलते हैं, तुम पिता बनो, मैं माँ बनूं, हम इस पागल दुनिया से बाहर अपनी नई दुनिया बना लेंगे। ये एक टूटी हुई आत्मा की अंतिम इच्छा है, लेकिन रोबोट अब लौटने की हालत में नहीं। वो उसके सिर को उसके शरीर से अलग कर देता है और फिर उस अजीब भयावह क्षण में वो उसका चेहरा अपने ऊपर पहन लेता है। जैसे दोनों अब अलग नहीं रहे, जैसे मशीन ने इंसान को खा लिया या इंसान ने खुद को मशीन में छोड़ दिया। और जब लगता है कि यह दुस्वप्न यहीं खत्म होगा, तभी आखिरी झटका मिलता है। जैसे किसी भयावह दर्शन के बाद अचानक रोशनी जल उठे। वही दोनों एक नाइट क्लब जैसी जगह में दिखाई देते हैं, मानो सब कुछ खत्म होने के बाद भी वे किसी दूसरी शक्ल में जिंदा हैं। ये अंत नहीं लगता, बल्कि एक कटु मजाक जैसा महसूस होता है। जैसे फिल्म कह रही हो कि ये सिर्फ दो पात्रों की कहानी नहीं थी, ये आने वाले समय की झलक थी। एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक हमारी इच्छाओं को पूरा करते करते हमारे भीतर की खाली जगह को और बड़ा कर देगी, जहां साथ खरीदा जाएगा, भावनाएं प्रोग्राम की जाएंगी और इंसान इतने अकेले हो जाएंगे कि मशीन से प्यार करना भी उन्हें असामान्य नहीं लगेगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं कि मशीनें इंसान जैसी हो जाएंगी। सबसे डरावनी बात यह है कि कहीं इंसान ही मशीनों जैसा ना हो जाए, क्योंकि जब रिश्ते जरूरत बन जाएं, शरीर वस्तु बन जाएं और भावनाएं उपयोग की चीज, तब सभ्यता चाहे कितनी भी चमकदार क्यों ना दिखे, अंदर से वो सड़ने लगती है। यही वजह है कि ये कहानी सिर्फ अजीब नहीं लगती, परेशान भी करती है। ये हमें झकझोर कर पूछती है, अगर कल सचमुच ऐसा कोई पिनोकियो हमारे सामने ला खड़ा किया जाए, तो क्या हम यकीन से कह सकते हैं कि हम सामान्य बने रहेंगे, या फिर हमारे भीतर छिपी तन्हाई, हमारी अधूरी इच्छाएं और हमारा अंधेरा धीरे धीरे हमें भी उसी पागलपन की तरफ धकेल देगा, जहां प्यार और विनाश एक ही चेहरे के दो नाम बन जाते हैं।